नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में गामजन है। IMF से हमें कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल चुकी है और पॉलिसी लेवल पर मुज़ाकरात भी IMF से जारी हैं। इस सारी सिचुएशन पर एक गुफ्तगू करेंगे अपने पॉडकास्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मिस्टर अली खज़र। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो बजट आ रहा है अब नए माली साल का, ये आवाम दोस्त होगा या IMF फ्रेंडली होगा? देखिए जी, बजट जो होगा वो मोरलेस IMF फ्रेंडली होगा, बट उसमें कुछ चीज़ें अगर अच्छे स्टेप्स ले लें जो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए ठीक हो तो वो आवाम दोस्त होंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के आवाम दोस्त मेजर्स की बात करते हैं जो पिछले बहुत सारे सालों में बहुत सारे हुकूमत लाती रही है, तो वो जब आते हैं तो वो बाद में जो है वो तकलीफ दे देते हैं। जैसे कि 2008 में जब मुशर्रफ साहब अपना आखिरी बजट दे के गए थे तो उन्होंने जो है पेट्रोलियम कीमतें नहीं बढ़ाई थी और उन्होंने बहुत बड़ी सब्सिडी दी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था और बाद में इन्फ्लेशन जो थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक आवाम ने उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे की, इकॉनमी में ने उसकी बहुत कॉस्ट पे की। इसी तरह 2017-18 के अंदर जाती वक्त हुकूमत ने जो है वो सैलरीज की कीमतें बहुत कम कर दी थी, उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, जिसका नुकसान हुआ। बाद में वो रिवाइज भी करने पड़े। फिर खान साहब ने जाते वक्त जो है वो किया, वो भी आपको पता है। अब ये हुकूमत जो पिछली दफ़ा जब आई थी उस वक्त करके क्या कही वो भी आपको पता है। तो अवाम दोस्त के चक्कर में जब भी कोई बजट आता है तो वो अवाम दोस्त तो नहीं होता। अवाम दोस्त तो ये है कि भाई अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉस्पेरिटी लाए, अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाए। ठीक है जी, एक इकॉनमी का पहिया घूमे और ग्रोथ आए। अगर आपको थोड़ा सा आपको कोई एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिया जाए जिसका बाद में नुकसान बढ़ाओ तो मैं उसको आवाम दोस्त तो नहीं कहूँगा। तो बहरहाल आपका सवाल का जवाब ये है कि IMF फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन अगर इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया तो लॉन्ग टर्म में अवाम दोस्त हो सकता है। अच्छा। और इस दफ़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है औरंगज़ेब साहब के लिए कि वो एक अवाम दोस्त बजट इसको ले आए। औरंगज़ेब के साथ एक वो अपॉर्चुनिटी है जो मनमोहन सिंह मूवमेंट हो सकता है पाकिस्तान का। अच्छा, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या सोचते हैं आप कि क्या रिलीफ होगा इस बार के बजट में? तनख्वाहदार तबके के लिए तो देखें जी, पिछले बजट में बहुत ज़्यादती हुई थी। उनका टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था, उनके ऊपर जो है वो 35% टैक्स हो गया हुआ था और वो स्लैब जो मैक्सिमम थी वो बहुत ज़्यादा इनकम की नहीं थी। एक मिडिल क्लास घराने के लोग जो होते हैं उनकी इनकम की ऐसी थी। फिर उस पर 10% सरचार्ज लग गया था जिसमें 38.5% टैक्स हो गया था। ये टैक्स जो है गालिबन दुनिया के हाईएस्ट तरीन टैक्सेस में आता है और इसके रिटर्न में हुकूमत से इन लोगों को क्या मिलता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बच्चों को स्कूल खुद भेजना पड़ता है, अपने अस्पताल के खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं। अगर किसी के चोरी हो जाए तो वो कहीं भी जाएगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा, और सो एंड सो फोर्थ। घर के अंदर गार्ड, सिक्योरिटी, ये वो भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस हाई टैक्स के साथ लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो सैलरीज के साथ पर्सन के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। फाइनेंस मिनिस्टर थ्रू आउट द ईयर इस पर एक्नॉलेज करते रहे हैं कि ज़्यादती हुई है। तो लेट्स सी कि वो इस दफ़ा इसमें क्या करेंगे। लेट्स सी। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन के बारे में बताएं, उनकी पेंशन्स में या तनख्वाहों में इजाफे के क्या इम्कान हैं? देखिए जी, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें और पेंशन तनख्वाहों में थोड़ा बहुत इजाफा होगा, इतना ज़्यादा इजाफा होना नहीं चाहिए। आप अगर देखिए पिछले साल जो इन्फ्लेशन थी, जो ये साल गुजर रहा है, इसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है 5 से 6% तक। इससे 4 से 5% भी आ सकती है। अगर 5% की इन्फ्लेशन है तो लेट्स से 7-8% तक तनख्वाहें भी बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए तनख्वाहें उनकी। और सरकारी मुलाजमीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ हैं उनकी। उस इनएफिशिएंसीज़ की वजह से बहुत सारे रिडंडेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सही। और वो रिडंडेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें और सारा कुछ की वजह से बजट डेफिसिट आता है। उस बजट डेफिसिट की वजह से जो बाकी आवाम है वो एक टैक्स जो है उसका बर्डन आना पड़ता है, क्योंकि जब बजट डेफिसिट आएगा तो उससे इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन एक टैक्स होता है। तो अगर उनकी तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ती रहेंगी और वो काम ठीक नहीं करेंगे तो बाकी सारे लोग जो है उसकी कॉस्ट पे करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो तनख्वाहें कम बढ़ानी चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है तनख्वाह बढ़ाने की बहुत ज़्यादा भी बढ़ानी चाहिए। मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ऐसी है कि जहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लोगों को उनको निकालने का प्रोसेस भी शुरू करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो जो बैठे होते हैं वो जमकर सीटों पे बैठे होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेचारों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और पेंशन पे आपने बात की, जो पेंशन में जो हाईएस्ट स्लैब के पेंशन के ऑफिसर्स आते हैं शायद उस पर थोड़ा टैक्स हो जाए और बाकी पेंशन पे शायद थोड़ी बहुत इंक्रीज जिस तरह सैलरी पे आ रही है वो भी मिल जाए। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन का जो है वो बहुत कम है रुझान।
अब के बजट में आपको क्या लगता है कि इस रुझान में कुछ इजाफा देख रहे हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट के ऊपर जो है हमारा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि उस पे टैक्सेस इन क्वांटम इन नंबर के ज़्यादा है कि टैक्स जो 5% 10% जहाँ पे 2-3% होने चाहिए, इस तरह टैक्स है जी। सेलर पे भी है, बायर पे भी है, सब पे है। लेकिन उसके साथ जो उसकी वैल्यूएशन जो लिखवाई जाती है, जिसके बेसिस पे टैक्स होता है, वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम होता है। तो अब इस साल पिछले साल इन्होंने टैक्सेस पे और बढ़ा दिया था और मुख्तलिफ तरह के टैक्स लगा दिए थे। उसकी वजह से ये हुआ था कि ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी हुई, और ट्रांजैक्शन थोड़ी हुई तो इसका मतलब है कि टैक्स कलेक्शन भी कम हुई। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई टैक्सेस इस तरह रेट को ज़्यादा कम होंगे, पर ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। होना इस पर ये चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन जो है कि जितने पे मैंने आपसे प्लॉट खरीदा या जितने पे आपने मुझे घर बेचा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए और उस पर एक टैक्स होना चाहिए। और अगर आप मुझे बेच रही हैं तो आपको कैपिटल गेन जो है उस इनकम पे टैक्स होना चाहिए। मैं ख़रीद रहा हूँ तो मेरे पास जो जिस एक इनकम सोर्स है वो वाइट होनी चाहिए, वरना मेरे पर टैक्स नहीं होना चाहिए और आप पे टैक्स होना चाहिए बेचने वाले के पास। लेकिन इस वक्त दोनों पे टैक्स है। ये चीज़ गलत है, इसकी वजह से सेक्टर मार भी खा रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल में चेंज नहीं होगा क्योंकि वैल्यूएशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा और इनकम जो है लोग फिर भी अपनी जो रियल एस्टेट से है उसको जो है टैक्स से छुपा पाएंगे। तो रेट कम नहीं होंगे, रेट उसी तरह रहेंगे और रियल एस्टेट की जो चलने वाली कहानी है वो स्लो ही रहेगी। अच्छा, टैक्स वैल्यूएशन की आपने बात की, टैक्स कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम उसका टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते, इसके क्या रीजंस है? देखिए, टैक्स कलेक्शन इस दफ़ा का अगर इस साल का बजट हम देखें तो 12.9 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट था वो बहुत ही स्टेप टारगेट था, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई गई थी जो इम्पॉसिबल थी लेने की। तो जितना अचीव हुआ है ये भी बहुत डिसेंट ग्रोथ है। आपका टैक्स टू जीडीपी थोड़ा बड़ा है तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा हमारा बेहतर हुआ है। बट प्रॉब्लम हमारा जो है, हमारा पिछले अगर 10 सालों में देखें या 15-20 सालों में देखें तो टैक्स टू जीडीपी हमारी 10-11% के दरमियान है। हमारे यहाँ ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है मसला बहुत बड़ा मसला है, बट और मुल्कों में बट उससे भी बड़ा मसला विद इन दैट ये है कि कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, कुछ सेक्टर बहुत कम टैक्स देते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर 20% है तो वो टैक्स पे कर रहा है 60%। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर का हम देखें और लाइफस्टाइल का टैक्स देखें तो वो अगर उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 20% तो वो टैक्स पे कर रहा है शायद 2-3%। तो यानी कि ये वो 0.1% इंसिडेंस है, दूसरे पे 3 टाइम इंसिडेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसको बैलेंस होना चाहिए कि सब पे टैक्स सेम होना चाहिए। इनकम होती है, चाहे ए सोर्स से हो या बी सोर्स पे हो, उस पर एक टैक्स होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ वो होती नहीं है, हमारे यहाँ सेक्रेट काउज हैं, हमारे यहाँ जो है कि जैसे आपने बताया रियल एस्टेट वाले वो सेक्रेट काउ हैं, हमारे यहाँ रिटेलर ट्रेडर होलसेलर ये सेक्रेट काउ हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ये सारे हैं, ये सारे लोग हैं, ये सब कुछ हैं, ये टैक्स नहीं देते। तो टैक्स मासूमाना एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि बच नहीं सकता, उसको पे करना पड़ता है, और दूसरा जो इंडिविजुअल सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है उनको पे करना पड़ता है। और बाकी टैक्स सारा हमारा जो है वो जो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है जिसका असर गरीब पे ज़्यादा पड़ता है, अमीर पे कम पड़ता है। आप समझते क्या वैसे कि इन गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए इस बजट में या किसी भी बजट में ये होना चाहिए कि जी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, यानी कि जो सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है या डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में विदहोल्ड होते हैं और वो अक्सर पास ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर को प्राइसिंग में, वो कम होने चाहिए। सही। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले जो था वो जीएसटी का रेट 15% था, आज 18% है। और फिर अगर नॉन फाइलर और मुख्तलिफ तरह की कबातें लगा ले तो कहीं पे 20-21% भी बन जाता है। फिर उसके अलावा आपका जो बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये कीमत पे आ जाती है। देखें, आम आदमी पे और गरीब आदमी पे ख़ास तौर पे कोई भी बजट जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना टैक्सेशन का, वो ऐसा है कि उसका बर्डन जो है गरीब पे ज़्यादा पड़ता है। हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं।
अमूमन हमारा जो है 55 से 60% टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें भी एक बड़ा लार्ज नंबर जो होता है वो इनडायरेक्टली किया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्राइस में पास हो जाती हैं। जैसे कि आपका जनरल सेल्स टैक्स है वो पाकिस्तान में 18% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में अमूमन ये 5, 8, 10% होता है। अब ये जितना ज़्यादा है ये प्राइस पे ऐड हो जाएगा उतना। फिर इसके अलावा जो है अगर आप रिटेलर और होलसेलर टैक्स नहीं दे रहा तो आपने कहा जी उसकी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर हमने 2% का कहीं पे 4% का टैक्स लगा दिया, ताकि वो क्या करेगा कि वो अब जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना जब इनकम देगा तो उसके अंदर वो उसका टैक्स को एडजस्ट कर देगा। लेकिन वो कहता है वो मैं अपना नाम ही नहीं देना इसको, तो वो 4% जो है वो प्राइस में ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस में आ जाती है। तो अगर आप दूध का डब्बा लेने जाते हैं, ठीक है जी, आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर आप ये सारे टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब एक आदमी जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे उतना ही टैक्स दे रहा है, एक आदमी जो 20 लाख रुपया कमा रहा है वो भी दूध पे इतना टैक्स दे रहा है। तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेस लाख रुपए के ऊपर या 50,000 रुपये वाले के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हमारे लिए कोई भी बजट गरीब के लिए उस तक सही नहीं होगा जब तक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप कम नहीं करेंगे। यानी कि GST को 18% से कम करना शुरू कर दें और आप और तरह के जो टैक्सेस बिजली पे, गैस पे और तरह की चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे लगे होते हैं उनके रेट को कम करना शुरू कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि गरीब आदमी के लिए बेहतर है कि अमीर आदमी की इनकम को टैक्स करें। चूँकि हम इनकम को टैक्स नहीं करते तो हम इनडायरेक्ट करते हैं तो अमीर तो बच जाता है, क्योंकि उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। सभी रगड़े जाते हैं इस सब में, रगड़ा तो पुअर जाता है ना, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसकी इनकम का बहुत छोटा पोर्शन होता है। जैसे एक आम पाकिस्तान में अगर एक आम आदमी जो है उसकी लेट से 50% इनकम फूड पे निकल जाती है, एक अमीर आदमी की 5% इनकम फूड पे निकल आती है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर बात है वो टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहा है गरीब।